बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बार बार कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए। अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीट चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे रहना चाहते हैं। मगर सरदार पटेल की बात मानी क्या? नहीं, पहले मुझे अलग सिस्टम चाहिए, एजुकेशन का मदरसा, फिर मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे जरूरत होगा तो वक्फ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे ट्रिपल तलाक चाहिए, फिर मुझे महरम चाहिए, फिर मुझे हलाला चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्सेप्ट होगा तो साबानो केस चाहिए। इसीलिए छोटे भाई में भाई साहब, इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में एंकर अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल किया कि सर आप सर्वे पे सर्वे करवा रहे हैं और 3000 साल पहले यहाँ पर मंदिर था, ये अगर पता भी चल जाए तो आप क्या कर लीजिएगा? क्योंकि एक्ट के अनुसार धार्मिक स्थल जहाँ पे है वहीं रहेगा, ऐसा एक्ट में बताया गया है अयोध्या के फैसले के बाद। तो आप क्या कर लीजिएगा? तो इस पर सुधांशु जी ने क्या जवाब दिया है, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही कांग्रेस के चमचे को किस तरीके से धोया है कि वो डिबेट छोड़ के भागते नजर आए हैं। फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही वीडियो में बने रहिएगा, इसका लास्ट वाला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। 3000 साल, एक छोटा सा सवाल, 3000 साल पहले क्या था हमें जानना है। जानकर क्या करिएगा? सर्वे क्या चिंगारी नहीं है? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है, अयोध्या के फैसले के बाद कह दिया गया कि धार्मिक कैरेक्टर आप नहीं बदल सकते, तो सर्वे में ये जानकर ही कि वहां पहले मंदिर था, आप क्या कर लीजिएगा? बहुत अच्छी बात है। तो फिर सारी चीजों पे 15 अगस्त 47 आ जाए, ये क्या है? मतलब एक पे तो 400 साल पहले जा सकते, दूसरा और दूसरा कैरेक्टर जानने से बदलिए ना पार्लियामेंट। मैं बता रहा हूं, कैरेक्टर जानने से डर क्या लगता है। देखिए, उससे होता क्या है कि आप भले ही ना कर पाए, दिख जाता है कि हकीकत क्या थी, दिख जाता है कि न्याय और न्याय क्या था। ऑन द लाइटर नोट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी सर्वे जमीन के अंदर का हो या आपके शरीर का डीएनए का हो, घबराहट इस बात पे होती है कि जब डिटेल में जाएंगे तो अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, जो आपकी असलियत और वजूद पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा और जिसकी वजह से तमाम मौलवी लोग जो आपको भड़काते हैं वो भड़का नहीं पाएंगे। और असली, सुनिए एक लाइन सर, असली भाईचारा आ जाएगा, तब समझ में आएगा डीएनए सबका एक है। सही पकड़े हैं। डीएनए रघुबर का है, डीएनए यदुवर का है, डीएनए बाबर का नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम तो हिला डाला ना। सरकार के अंदर रहते हुए आप सरकार के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बार बार आपको मोहब्बत पे ले जा रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट कर नहीं रहे। बड़े भाई छोटे भाई कहा तो मैं कहूंगा सारे दर्शकों चेक करिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में यही मुद्दा आया और सरदार पटेल ने क्या बोला। ये मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, और ये वही मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना ने बनाई थी, जिसका नाम बदल के मार्च 48 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। तो यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के साउथ इंडिया के चीफ थे, पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, हमें आपका प्यार चाहिए। तो सरदार पटेल ने सबसे तल्ख लहजे में जवाब दिया था, ये छोटे भाई बड़े भाई की बात अब मत करिए, आपको जो लेना था आपने ले लिया। और ये बात मैं एलानिया कह रहा हूं, 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल ने बोला है। और यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने नहीं बनाया था, भारत के मुसलमानों ने बनाया था। पाकिस्तान के इलाके में ज्यादातर में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को कहीं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, ढाका, पेशावर या वहां से चुन के नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा, अब आगे बोला, सुनिए, सरदार पटेल ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब ये मत कहो कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीट चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे रहना चाहते हैं। मगर सरदार पटेल की बात मानी क्या? नहीं, पहले मुझे अलग सिस्टम चाहिए, एजुकेशन का मदरसा, फिर मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे जरूरत होगा तो वक्फ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे ट्रिपल तलाक चाहिए, फिर मुझे महरम चाहिए, फिर मुझे हलाला चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्सेप्ट होगा तो साबानो केस चाहिए। इसीलिए छोटे भाई में भाई साहब, इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। जवाब दीजिए। सबसे पहले सरदार पटेल थे जिन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था, वही सरदार पटेल थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। सबसे पहले उन्होंने ही बैन लगाया था कि आप संविधान के मुखालफत के अंदर हैं, आप संविधान के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के ऊपर बैन किसने लगाया था? आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीजें। आप में क्या है कि आपके पास एक काम बहुत अच्छा आता है, एक कला आप बहुत बेहतरीन जानते हैं जो हम नहीं जानते। आप झूठ बोलना इतना एक्टिंग है, बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। झूठ मत बोलना चाहिए, मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए, मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। इतना बेहतरीन
ये सेकुलर तोहफा इस देश को दिया गया कि अगर हिंदू समाज को लगे कि आपका धर्म स्थल भी, जिसके सबूत अवेलेबल हैं, ज्ञानवापी पे फतवाए आलमगीरी का में पूरे एक तो होता है कि किसी ने किताब में लिखा है, एक होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। जैसे आज राजाज्ञा निकलती ना, बाई दिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो, वो औरंगजेब के जमाने के फतवे हैं, उसके बाद भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स ओके। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को यह हक दिया गया वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत कि अगर तुम क्लेम कर दो कि जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला भी कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप सोचिए ऐसा बेहतरीन लीगल फ्रेमवर्क और लीगल के प्रति हमारी आस्था क्या है। आप शायद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं बताएंगे जहां भगवान ने अपना केस लड़ा हो। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराजमान, वन ऑफ द करेस्पॉन्डेंट थे। और मैं एक और बात कह दूं, ये मंदिर मस्जिद का विवाद लीगल होता है, जहां मस्जिदों का आपस में विवाद है, एक लीगली सॉल्व होता हो तो बता दीजिए, सीधे धमाका होता है जहां मुस्लिम लीग की सरकार में वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, उसको लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने, बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। हम इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे, नहीं हम बंटवारे के खिलाफ थे, नहीं मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे, हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी, बंटवारे के खिलाफ थे। ए भाई 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने, अरे अरे भैया ऐसा मत बोलो, अरे ऐसा मत बोलो। मुस्लिम लीग और आप मिलकर के दोनों खेल खेल रहे थे सर, 4 जून। अरे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे, हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना, कांग्रेस के था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने शुरू करी है, सुनिए एक और 1940 के अंदर पहला अधिवेशन के अंदर जिन्ना ने जो प्रस्ताव पास किया, उससे पहले शांत फैक्ट सर 2 सितंबर 46 को जब मुझे पार्लियामेंट जाना, मैंने उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट किया। झूठ को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पार्लियामेंट। चलिए इसी के साथ दोनों सांसदों का तालियों के साथ अभिनंदन। जबरदस्त बहस आपने देखी। इसे कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। पेशावर में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, और चाहे हिंदुस्तान के चरारे शरीफ में हो, चरारे शरीफ की दरगाह जला दी गई थी। किस लिए? उन्होंने कहा साहब ये तो सूफी है, इस्लाम के लिए कुफ्र है, इसलिए जला दो। कोई लीगल हुआ था? लीगल सिर्फ इसलिए है कि भारत में है, लीगल सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में खड़े हैं। चलिए इसी वर्शिप एक्ट में लेकिन सर्वे ना हो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। सर्वे का जब भी ऑर्डर होता है कोर्ट के आदेश से होता है, उसको बाधित करना, पत्थरबाजी संभल में करना कहां तक सही है? और दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि वक्फ कह दे कि संसद वाली जमीन हमारी है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हमारी है, तो उनका क्लेम हो जाता है। ये कैसे जस्टिफाइड है? देखिए कितने बेहतरीन तरीके से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी जमीन को घोषित कर देगा। मैंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में नमाज पढ़ लेंगे तो पार्लियामेंट वक्फ थोड़ी हो जाएगा कि पार्लियामेंट में नमाज पढ़ ली पार्लियामेंट वक्फ हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ली रेलवे प्लेटफॉर्म वक्फ हो गया। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान के लिए, और वक्फ वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालकाना हक उसके पास हो, वो वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक कस्टोडियन है उसकी देखभाल करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये वक्फ है। ये ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है। फिर दूसरी बात, हम कब तक इस मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर फंसे रहेंगे? हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम बात क्यों नहीं करते कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान परेशान है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है? बात इस पे नहीं करते। हम बात चर्चाएं कर रहे हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे। अब इस नफरत को क्यों फैला रहे हैं? इस नफरत को क्यों भड़का रहे हैं? नफरत से देश नहीं चल सकता, देश तो मोहब्बत से ही चलेगा। छोड़ के वो विनती कर रहे हैं कि नफरत मत फैलाइए इनके खिलाफ। अब देखिए झूठ का सच मैं उजागर करता हूं। वक्फ बोर्ड एक्ट में साफ लिखा है कि अगर वक्फ को यह लगेगा कि यह जमीन हमारी है तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है पोजीशन लेने के लिए। मैं चैलेंज करके कहता हूं गवर्नमेंट के बाहर की कोई संस्था बताइए जिसको सीधे डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। ये लीगली पावर दी गई। कांग्रेस का एक कोई 267 का रेजोल्यूशन जो उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पिलाया हो। समाजवादी पार्टी ने जितने स्थगन प्रस्ताव लाई संसद में, संभल 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 और सिर्फ संभल, और डिबेट में आके कहेंगे मुद्दे की बात करो, सबको समझ में आता मुद्दा क्या है। संभल का जहां तक सवाल है, संभल में 5 लोगों को मारा गया, हमारी जान की कोई कीमत नहीं। कोई किसी भी तरह मार देगा, हमारी जान की कोई कीमत नहीं। चाहता हूं सर कि आप सीनियर हैं, आप सारी बातें जो आपने गाजी और इसकी सारी डेफिनेशन दी,
खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि गाजी की उपाधि उसे दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, इस्लाम के अंदर हरा पेड़ काटना भी मना है। आप इंसान के मारने की बात कर रहे हैं। इंसान हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भाई हम छोटे हैं आप बड़े हो, आप बड़े बन करके हमारे सर के ऊपर शफकत का अपना हाथ तो रख करके देखो कि हम मोहब्बत के साथ आपके साथ कैसे रहेंगे। इनका मोहब्बत कबूल कीजिए। सवाल आपसे ये है, वहां पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं, स्टील की रेलिंग्स। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में रेलिंग कैसे ऐड की जा सकती है? क्योंकि वहां पर तो मतलब ये गैर कानूनी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में गैर कानूनी। आपने कहा एएसआई के लिए कि साहब एएसआई का मूवमेंट था और वहां रेलिंग लगा दी। हो सकता है जब रेलिंग लग रही थी तब एएसआई कहां सो रही थी। दूसरी बात, संभल मस्जिद के अंदर विवाद हुआ, उन पहले ही दिन सर्वे एप्लीकेशन जाती है, उसी दिन सर्वे का आदेश होता है, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच जाती है, कुछ नहीं होता है वहां पर, सर्वे होकर चला जाता है। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा टीम जाती है, टीम के साथ इतने लोग कहां से आ गए जो मस्जिद में नारेबाजी शुरू हो गई। आप हाल क्या हो गया हमारा देश में। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या? आप बता दीजिए क्या करें, हमारी स्थिति क्या करना चाहते हैं आप? दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है और बहैसियत मुसलमान यहां खड़े होकर कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में हूं और सबसे ज्यादा सुखी हिंदुस्तान में हूं। संभल में चट ऑर्डर, चट आदेश, कह रहे पूरी पुलिस की लाइन पहले से खड़ी थी कि सर्वे के लिए आइए, पधारिए। देखिए बोलते बोलते कैसे आधा सच जबान पे आता है और कैसे दिल की आरजू जबान पे आती है। पहले इन्होंने कहा वो तो सिर्फ एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था, यानी आधा सच तो मान लिया। फिर आगे क्या बोला, कौन होता है एएसआई तय करने वाला? अगर हमारी मस्जिद थी, ये दिल की आरजू जुबान पे आ ही गई। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं कान खोल के सुनिए, ये सेकुलरिज्म के सूरमा आपको ये समझाना चाहते हैं। जो एक तरफ कहा जाता है कौन होता और कहते 300 साल पहले वहां मस्जिद थी, तो भाई आप अपनी चॉइस से टाइम सर्किल में पीछे नहीं जाएंगे। फिर तो 3000 साल पहले क्या था ये भी देखा जाएगा। क्यों डरते हो मेरे भाई सर्वे से? और आपने बिल्कुल सही कहा, हम मुसलमानों के लिए कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। आप तो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। यही यूपी जब तक ये 1976 में ये देश सेकुलर नहीं बना था तो मुसलमानों की पहचान कौन थे? शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी, मजरूर सुल्तानपुरी, बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े फनकार यूपी में कैफी आजमी, अकबर इलाहाबादी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। बोलिए आज कौन पहचान हो गया? हमने पहचान नहीं बनाई, आपने अपनी पहचान जोड़ी। जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनके साथ जोड़ी है साहब, हमने नहीं जोड़ी है। आपके एक से एक आलिम फाजिल लोग हुए हैं हिंदुस्तान में, मगर अफसोस है कि सेकुलर सियासत ने एक पेंट कर दिया कि मुसलमान के साथ सिर्फ अपराधी और आतंकवादी को जोड़ेंगे, कलाकार और फनकार को नहीं जोड़ेंगे। मैं आज 2024 की बात करता हूं। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उनसे बड़ा साइंटिस्ट पिछले कई 100 सालों में आलमे इस्लाम में नहीं पैदा हुआ। बैतुल हिकमत जो बगदाद थी उसके बाद, मगर उसको ये अपना नहीं मानते। समस्या साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे, हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था? पहले जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस का था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने शुरू करी है, आप सुनिए, एक और 1940 के अंदर पहला अधिवेशन के अंदर जिन्ना ने जो प्रस्ताव पास किया उससे पहले शांत फैक्ट सर 2 सितंबर 46 को जब उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं, आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट किया। झूठ को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पार्लियामेंट। चलिए इसी के साथ दोनों सांसदों का तालियों के साथ अभिनंदन। जबरदस्त। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से कांग्रेसी चमचे को डिबेट से छोड़ भगाया है। साथ ही उनके सामने सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने कांग्रेसी प्रवक्ता टिक नहीं पाए और डिबेट छोड़ भाग गए। तो आपकी क्या राय इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।